पदमनाक सलूमी से पहले ही इसकी ख्वाबगाह में अपनी जगह आकर बैठ गया। इसने सलूमी की धमकी को कोई ज़्यादा अहमियत ना दी। आखिर एक दरवेश खुदामद से ये औरत क्या बदला ले सकती थी। मगर शहजादी सलूमी के अय्यार जहन में एक तरकीब आ चुकी थी। वो हीरोड से सीधे मुंह कभी बात नहीं करती थी, लेकिन अब इसने अपनी सारी तवज्जो इस पर मरकूज कर दी और एक रोज़ इसके ख्वाबगाह में कुछ ऐसे अंदाज में जा पहुंची कि बदकिरदार हीरोड भी हैरान रह गया। शहजादी सलूमी ने गहरी आवाज़ में कहा, मुझे राहिब जैकुनन का सर चाहिए। हीरोड ना आकिबत अंदेश था, इस पर शैतान का गलबा था। इसने इसी वक्त जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि जैकुनन राहिब का सर काट कर हाजिर करे। इसके साथ ही हीरोड ने शहनशाह रूम शाह ऑगस्ट को खुफिया ख़त लिख दिया कि राहिब जैकुनन की सरगर्मियाँ बगावत की हद तक पहुँच गई हैं और ख़तरा है कि अगर वो ज़िंदा रहा तो लोग सल्तनत रूम के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे, इसलिए इसके कत्ल का हुक्म सादिर फरमाया जाए। हीरोड को यकीन था कि शहनशाह रूम की तरफ से इसे इजाज़त मिल जाएगी। शहजादी सलूमी मुस्कुराती हुई ख्वाबगाह से निकल गई। पदमनाग ने यह सूरत हाल देखी तो महल से परवास कर गया। वो सीधा राहिब जैकुनन की गार के बाहर आया। उकाब से अपना रूप इंसानी शक्ल में बदला और गार के अंदर चला गया। दूसरी तरफ शाही जल्लाद भी घोड़ा दौड़ाए गार की तरफ आ रहा था। राहिब मुराकमे में था। पदमनाग इंसानी शक्ल में इसके सामने जाकर अद्भुत से बोला, मुक़द्दस राहिब, आप यहाँ से चले जाएं। राहिब जैकुनन ने अपनी आंखें खोलकर पदमनाग को देखा। इसके चेहरे पर आसमानी नूर बरस रहा था। इसने कहा, जैकुनन के अगर 1000 सर भी हो तो इन्हें एक एक करके खुदा की राह में कुर्बान कर देगा। पदमनाग बोला, मगर ये जुल्म है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। राहिब जैकुनन ने एक गहरी निगाह नाग पर डाली। पदमनाग को वो निगाह अपने जिस्म में उतरती महसूस हुई। पदमनाग, क्या तू एक बार फिर मंशा खुदाबंदी में दखल देने की जसारत करेगा? नहीं, अब तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खुदा का हुक्म पूरा होगा। तुम जो कुछ देख रहे हो ये एक बार पहले भी हो चुका है और एक बार फिर होगा। बाहर घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। राहिब अपने स्थान से उठा और गार के दरवाजे पर आ गया। शाही जल्लाद गार के सामने आकर घोड़े पर से छलांग लगाकर उतर पड़ा। इसने अपनी तलवार खींचकर कहा, मैं हीरोड के हुक्म से तुम्हारा सर काटने आया हूँ। पदमनाग शाही जल्लाद पर हमलावर होना चाहता था कि राहिब जैकुनन ने इसे हाथ के इशारे से रोक दिया। राहिब के अंदाज में इंतहाई सुकून और मोहब्बत का एहसास था। राहिब ने शाही जल्लाद की तरफ देखते हुए कहा, मेरा सर हाजिर है, तुम अपना फ़र्ज़ अदा करो और मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करने का मौका दो। शाही जल्लाद की तलवार चमकी और दूसरे लम्हे राहिब जैकुनन का सर तन से जुदा होकर ज़मीन पर पड़ा था। शाही जल्लाद ने सर उठाकर थैले में डाला, घोड़े पर सवार हुआ और इसे सर पर दौड़ाता वापस शाही महल की तरफ रवाना हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था कि पदमनाग अपनी जगह पर शशतर खड़ा था। राहिब जैकुनन का धड़ ज़मीन पर पड़ा था। पदमनाग को राहिब जैकुनन की मौत का बेहद सदमा हुआ। वो इस ख्याल से लाश की तरह बढ़ा के इसे गार के अंदर ले जाकर दफन कर दे। लाश एकदम से रोशन हो गई। ये रोशनी आसमान की नामालूम वसअतों से एक किरण की तरह उतरकर राहिब जैकुनन के जिस्म पर पड़ रही थी। फिर पदमनाग के देखते देखते रोशनी गायब हो गई। पदमनाग बखूबी जानता था कि खुदा के बरगुज़िदा बंदों के लिए मौत कोई नई हकीकत नहीं होती। वो हर नफ्स पर अल्लाह की राह में जान की कुर्बानी देते हैं। फिर भी इसे राहिब जैकुनन के चले जाने का अफसोस था। साथ ही शहजादी सलूमी से इसका जी उचाट हो गया था, लेकिन इसे ये मालूम यकीन था कि वो कानून कुदरत की गिरफ्त से नहीं बच सकेगी। पदमनाग अब भी इसका इंजाम अपनी आंखों से देखना चाहता था। वो एक बार फिर सुनहरी उकाब का रूप धार कर महल की तरफ परवाज कर गया। महल में एक सन्नाटा तारी था। राहिब जैकुनन के कत्ल की खबर हर तरफ फैल चुकी थी। सलूमी की वालिदा जोडत इंतहाई खौफजदा थी। इसे मालूम था कि इसके ख़ानदान पर कोई भारी आफत नाजिल होने वाली है। हीरोड ने शहजादी सलूमी के आगे राहिब का सर सोने के तश्त में रखकर पेश किया तो बजाय खुश होने के शहजादी सलूमी दहशत के मारे चीख निकल गई और वो अपने ख्वाबगाह की तरफ भागी। इसी लम्हे तश्त में रखा हुआ राहिब जैकुनन का सर चांद की तरफ रोशन हुआ और फिर गायब हो गया। हीरोड सहम कर पीछे हटा तो और अपना बाजू आंखों के आगे कर लिया। फिर आलिम वहशत में अपने कमरे की तरफ दौड़ा। शहर में राहिब की कत्ल और लाश के गायब होने की खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। लोग मुश्तिल होकर घरों से बाहर निकल आए और शाही महल की तरफ दौड़े, मगर रोमन फौजी दस्ते तीर कमान लिए खड़े थे। देखते देखते कितने बेगुनाह खाकों खून में तड़पे दिखाई दिए। हीरोड ने इंतहाई तशद्दुद से काम लेकर इस बगावत को कुचल दिया। मलिका जोडत बेहद दहशतज़दा थी। इसने अपनी बेटी शहजादी सलूमी को साथ लिया और सूडान में वाक़ अपने सेहत अफ़ज़ा महल की तरफ कूच कर गई। इसी असना में गवर्नर हीरोड की गर्दन पर एक फोड़ा निकल आया। मकाफात अमल का आगाज़ हो चुका था। शाही तबीबों ने बहुत इलाज किया, मगर फोड़ा फैलता चला गया। जख्म में कीड़े रेंगने लगे।
इन कीड़ों को निकालकर मरहम लगाया जाता तो दूसरे रोज़ फिर नए कीड़े पैदा हो जाते। शदीद दर्द के मारे हीरोड मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता था। इसे एक पल चैन नहीं था। आखिर एक मिस्री तबीब ने यह इलाज तजवीज़ किया कि अगर फोड़े के ज़ख्म में किसी जिंदा इंसान का मग़ज़ भरा जाए तो दर्द गायब हो सकता है। जब तक ज़ख्म के कीड़े इंसानी मग़ज़ खाते रहेंगे दर्द नहीं होगा। जब इंसानी मग़ज़ का मवाद ख़त्म हो जाए तो दूसरे इंसान की खोपड़ी तोड़कर ताज़ा मग़ज़ भर दिया जाए। काल कोठरी में इस वक्त 4 बदनसीब मौत की सज़ा पर अमल दरामद का इंतज़ार कर रहे थे। फ़ौरन इनमें से एक को तहत देख करके इसकी खोपड़ी तोड़कर ताज़ा मग़ज़ निकालकर गवर्नर हीरोड के ज़ख्म में भर दिया गया। इसके साथ ही हीरोड का दर्द गायब हो गया। ये मग़ज़ 24 घंटे तक ज़ख्म के कीड़े खाते रहे। इसके बाद दूसरे बदकिस्मत कैदी को हलाक कर दिया गया। जब चारों कैदियों के मग़ज़ बदकिरदार हीरोड के ज़ख्म में भर चुके तो इसने अपनी तवज्जो अपने राय की तरफ मबजूल की। पदम नाग ये सब कुछ देख रहा था। हीरोड के सिपाही खुफिया तौर पर एक नौजवान फ़लस्तीनी को अगवा करके किले के तहखाने में ले आए। पदम नाग हरगिज़ गवारा नहीं कर सकता था कि एक बदकिरदार शख्स के लिए किसी बेगुनाह इंसानी खून बहाया जाए। पदम नाग ने फ़ौरन छोटे सांप की शक्ल बदली और किले की अंधेरी सीढ़ियों में से नीचे रेंगता वापस उस तहखाने के दरवाजे पर पहुंच गया जहाँ नौजवान की थोड़ी देर बाद गर्दन उतारी जाने वाली थी। रात का वक्त था। नाग दरवाजे की तरफ अंधेरे में छुपा बैठा था क्योंकि काल कोठी का दरवाज़ा बंद था। सीढ़ियों पर रोमन सिपाहियों के कदमों की भारी चाप गूंजी। वो बदनसीब नौजवान का सर उतारने आ रहे थे। पदम नाग चौकस हो गया। इसने देखा कि रोमन सिपाही के हाथ में तलवार थी। वो तेज तेज कदम उठाता कोठी की तरफ बढ़ा। चाबी लगाकर ताला खोला। वो अंदर घुसा ही था कि पदम नाग ने उछलकर इसकी गर्दन पर डस लिया। पदम नाग इस रोमन सिपाही को हलाक नहीं करना चाहता था। इसने इसके जिस्म में सिर्फ इस कदर जहर दाखिल किया था जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाए। रोमन सिपाही एक तरफ बेहोश होकर गिरा। पदम नाग फौरन बाहर रेंग कर निकल गया। इसने इंसान सांस खींचकर इंसानी शक्ल इख्तियार की और काल कोठरी में मौजूद खूबसूरत नौजवान के पास आकर बोला, फौरन इस रोमन सिपाही की वर्दी पहन लो, जल्दी करो। नौजवान हक्का बक्का होकर पदम नाग को तकने लगा। पदम नाग ने इसे झिझोड़ कर कहा, क्या सोच रहे हो? क्या तुम यहाँ से फरार नहीं होना चाहते? नौजवान ने फौरन अपने कपड़े उतारकर रोमन सिपाही की वर्दी पहन ली। पदम नाग बोला, अब खामोशी से बाहर निकलकर किले की दीवार के साथ साथ होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। डूबते को तिनके का सहारा का मिस्ताक नौजवान रोमन सिपाही की वर्दी में जान बचाकर सीढ़ियाँ चढ़ता बाहर निकल गया। आगे किले का सहन था। वो किले की दीवार के साथ साथ चलने लगा। दूर किले का दरवाज़ा था। वहाँ सिपाही पहरा दे रहे थे। चूंकि नौजवान भी सिपाहियों के भेष में था इसलिए किसी ने इसकी तरफ ध्यान न दिया। पदम नाग सांप की शक्ल में इसके पीछे पीछे रेंगता चला जा रहा था। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही एक पहरेदार ने नौजवान की तरफ देखकर कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? नौजवान भौंकलाकर बोला, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पहरेदारों को शक पड़ गया। वो तलवारें खींचकर इसकी तरफ लपके ही थे कि पदम नाग उछलकर उस सिपाही की गर्दन पर आ गया जो सबसे आगे था। इसे डसा। वो बेहोश होकर गिरा। दूसरा परेशानी के आलम में अपने साथी पर झुका तो पदम नाग ने इसे भी डस लिया। नौजवान की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नाग किले की ड्योढ़ी की तरफ भागा। वहाँ दोबारा इंसानी शक्ल बदली और एक घोड़ा खोल कर ले आया और कहा, फौरन इस पर सवार होकर निकल जाओ। नौजवान ने घोड़े की पीठ पर बैठकर इसे एड़ लगाई और किले से बाहर निकलते ही रात के अंधेरे में गायब हो गया। इस काम से फारिग होते ही पदम नाग सुनहरी उकाब बनकर उड़ा और सीधा हीरोड की ख्वाबगाह में आ गया। हीरोड बिस्तर पर पड़ा दर्द से करा रहा था क्योंकि इसके फोड़े में भरा हुआ मग़ज़ कीड़े चट कर गए थे और अभी से दूसरे इंसानी मग़ज़ का इंतजार था। 2 शाही तबीब आलाते जर्राही और दवाइयाँ लिए इस नौजवान के सर का इंतजार कर रहे थे जिसे दिन में शहर से अगवा करके लाया गया था। पदम नाग हीरोड की ख्वाबगाह में इंसानी शक्ल में दाखिल हुआ। शाही तबीबों और हीरोड ने पदम नाग की तो तजुब से देखा। इससे पहले उन्होंने इस अजनबी को कभी नहीं देखा था। हीरोड दर्द से कराते हुए बोला, तुम कौन हो? पदम नाग ने कहा, हीरोड मैं एक हिंदी तबीब हूँ। मेरे पास तुम्हारे फोड़े का बेमिसल इलाज मौजूद है, मगर पहले मुझे ये बताया जाए कि वो कौन सा तबीब है जिसने तुम्हारे मर्ज़ के इलाज के लिए इंसानी मग़ज़ का इलाज तजवीज़ किया है। दोनों में से एक यहूदी तबीब ने कहा, मैंने ये इलाज तजवीज़ किया था और हमारे बादशाह सलामत को इस इलाज से अफाका हुआ, मगर तुम महल में कैसे घुस आए? पदम नाग ने इस यहूदी की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैं जहाँ चाहे आ सकता हूँ, तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। फिर पदम नाग ने इसके सामने खड़े खड़े अपना सांस अंदर को खींचा और 10 फीट लंबे स्याह कोबरा नाग की शक्ल इख्तियार कर ली। वो फन उठाकर फर्श से 5 फीट बुलंद होकर फुकारता वो उस तबीब की तरफ लपका जिसने इंसानी मग़ज़ का नुस्खा तशख़ीस किया था। दोनों तबीब डरकर भागे मगर पदम नाग से बचकर नहीं जा सकते थे। पदम नाग ने ख़ास तबीब को अपने पूरे जहर के साथ डस लिया क्योंकि ऐसा संगदिल तबीब नस्ल इंसानी का दुश्मन था जो महज एक बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हज़ारों बेगुनाह इंसानों की खून की होली खेलने वाला था। दूसरा तबीब ख्वाबगाह से फरार हो गया।
पद्मनाग को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हेरोड का रंग दहशत के मारे जर्द हो गया था। इसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को सांप की शक्ल इख्तियार करते देखा था। दर्द के मारे पहले ही इसकी जान निकली जा रही थी। पद्मनाग को खूब मालूम था कि अगर ये बदकिरदार शख्स जिंदा रहा तो न जाने कितनी माओं की गोद उजाड़ देगा। इसकी मौत ही इसका बेहतरीन इलाज है। हेरोड बिस्तर पर बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा और फटी फटी आंखों से स्याह सांप को देखने लगा, जो फर्श से 5 फीट तक अपना निस्फ धड़ ऊपर उठाए फन फैला आहिस्ता आहिस्ता पुकारता हुआ इसकी तरफ बढ़ रहा था। जब सांप करीब आया तो इसे चीख मारकर सिपाहियों को आवाज़ दी। इससे पहले कि सिपाही अंदर आते, पद्मनाग ने उछलकर हेरोड के माथे पर डस लिया। पद्मनाग ने जहर की पूरी ताकत इसके खून में सरायत कर दी थी। डसने के साथ ही हेरोड का सारा जिस्म सुन्न हो गया और इसके असाबी निज़ाम के पुर्जे उड़ गए। वो पलंग पर एक तरफ लुढ़क गया। सिपाही दौड़ते हुए तलवारें बेनियाम करके ख्वाबगाह में आ गए, मगर पद्मनाग सुनहरी उकाब बनकर वहां से प्रवास करता हुआ बाहर निकल चुका था। इसे इस बात की खुशी थी कि इसने हेरोड को हलाक करके शहर के सैकड़ों जवानों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। पद्मनाग ने जोडिया शहर को खैरबाद कह दिया और मुल्क रूम की तरफ प्रवास कर गया, जो रोमन सल्तनत का पाया तख्त था और जहाँ शहनशाह ऑगस्टस की हुकूमत थी। पद्मनाग के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था। वो अपने साथी और दोस्त आतून की तलाश में था और इस ख्याल से मुल्क रूम की तरफ रवाना हुआ कि शायद वहाँ हुस्न इत्तफाक से इसकी मुलाकात आतून से हो जाए।